जो आरजेडी 77-78 के आसपास थी वो अचानक 25 सीटों पर आ जाती है। तो कुल मिला जुला कर देखा जा रहा है कि तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को क्या वापस एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि तेज प्रताप तो अलग ही चले गए हैं, तो क्या वापस लाकर उनको कोई बड़ा यहाँ पर क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में रोहिणी आचार्य का कद बढ़ने वाला है? क्या रोहिणी आचार्य को आरजेडी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली? क्या आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मजबूत नहीं बल्कि और ज्यादा अधिक कमजोर हो गई? क्या लगातार मिलती हार के कारण लालू प्रसाद यादव को खुद सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आरजेडी में क्या बदलाव किए जा सके जिससे आरजेडी पहले की तरह मजबूत हो सके? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार आरजेडी नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर सामने आती है जहां सभी इकाइयों को भंग कर दिया जाता है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, सभी इकाइयों को भंग कर दिया जाता है और नए सिरे से नए चेहरों को लाने का जिक्र किया जाता है। लेकिन इस बीच में रोहिणी आचार्य दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, खुले तौर पर एक बड़ा पोस्ट करती हैं और ये कहती हैं कि जो लोग पूरी तरह से लालू यादव की विचारधारा को फॉलो करते हैं या उनको मानते हैं या उनके करीबी हैं, उन्हीं लोगों को जगह मिलनी चाहिए। तो क्या खुद रोहिणी आचार्य अपनी बात कर रही है? और जो जय चंदो का जिक्र किया जाता है, क्या इस वजह से आरजेडी टूट रही है, बिखर रही है और तेजस्वी यादव को यह समझ नहीं आ रहा है? और जो आप रोहिणी आचार्य बार बार संकेत दे रही है कि अभी से संभलने की कोशिश की जाए, तो क्या खुद रोहिणी आचार्य को जिम्मेदारी खुद लालू प्रसाद यादव दे सकते हैं? तमाम सवाल जुड़ जाते हैं क्योंकि इकाई भंग होने के साथ साथ रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद ये देखा जा रहा है कि आरजेडी को किस तरह से संभाला जा सके। जो तमाम सवाल हैं उस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रोहिणी आचार्य की बात करें, वो लोकसभा का चुनाव तो नहीं जीत पाती हैं, लेकिन इसके बाद वो परिवार से तो अलग हो जाती हैं, लेकिन पार्टी से ना अलग होने की कोशिश हर बार करती हैं और हर बार कोई ना कोई मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलती हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर बधाई देती हैं, तो दूसरी तरफ इकाई भंग होने के बाद एक बड़ा पोस्ट करती हैं और वो ये कहती हैं कि उन चेहरों को लाना चाहिए जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं या उन विचारों को फॉलो करते हैं। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बांकीपुर चुनाव हुआ, हालांकि चुनाव से पहले भी हम देखें कई बड़े चेहरे आरजेडी का दामन छोड़ के जाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह से 20-22 साल से लगातार आरजेडी का सबसे मजबूत चेहरा, अमूमन आरजेडी का पक्ष जो मीडिया के सामने रखने वाले मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने जिस तरीके से आरजेडी को छोड़ा, उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि आखिर इतने पुराने चेहरों को लेकर आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्या पार्टी के अंदर खाने में अंदरूनी जो मामले हैं उसमें तेजस्वी यादव की पकड़ कमजोर हो गई है? उन्होंने भी ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो लगातार पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। वैसे में रोहिणी आचार्य ने जिस तरह की बातें यहाँ पर कही और जिस तरह का पूरा इस मामले का लबोलुआब निकल के सामने आता है कि अगर मान लीजिए तमाम जो भी अलग अलग स्तर पर कमेटियां होती हैं जो पार्टी के काम को आगे बढ़ाती है, उनको भंग कर दिया जाएगा, तो एक तरीके से क्या एक बार फिर आरजेडी अपने आप को रीस्टैब्लिश करने में सफल हो पाई? क्योंकि आपने देखा कि तेजस्वी यादव के आने के बाद जिस तरीके से आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, उसमें लोकसभा चुनाव में भी देखा जाए बड़ा चेहरा थे वो, प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं प्रभाव नहीं देखने को मिला। विधानसभा चुनाव आते आते हमने देखा कि जो आरजेडी 77-78 के आसपास थी वो अचानक 25 सीटों पर आ जाती है। तो कुल मिला जुला कर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो छवि है वो उतनी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हो पा रही या वोटर्स को लुभाने में कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आरजेडी को मजबूती के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिले। बांकीपुर में हमने देखा जहां पर
रेखा गुप्ता को चुनाव में उतारा तो जाता है, लेकिन अंदर खाने में ही तमाम लोग उसका विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो विरोध कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी नामी चेहरा रेखा गुप्ता का प्रचार प्रसार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो लगातार पार्टी की कमजोर होने की निशानी को आगे रख रहे हैं। ये भी कहते हुए नजर आए कि जब पार्टी के लोग ही रेखा गुप्ता को नहीं पहचानते हैं तो बांकीपुर की जनता कैसे उन्हें पहचानेगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता पहली दफा चुनाव लड़ रही थी, इससे पहले भी बांकीपुर चुनाव उन्होंने लड़ा था 2025 में। तो इसका क्या अर्थ है कि पार्टी के लोग उनको नहीं पहचानते? और देखिए, अगर पार्टी ने कोई चेहरा उतारा है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चेहरे के लिए काम किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर तो अंदर खाने में आपस में सिर्फ फोटेबल वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। और रोहिणी आचार्य जिस तरह की बात को कहती है और जिस तरह की बात को उन्होंने पहले भी कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर की जीत कहीं ना कहीं ये बताती है कि संवाद बहुत जरूरी है, लोगों में संपर्क बहुत जरूरी है। और आरजेडी इन दोनों ही मोर्चों पर कहीं ना कहीं फेल दिखाई पड़ती है। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने आखिरी मोमेंट पे आके कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया, जो ये बताता है कि कोई बहुत उत्साह आरजेडी खेमे में नहीं था। अब यहाँ पर तमाम जो इस तरह की कमेटी भंग की जा रही है, तमाम तरह से री एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में जो चेहरे पीछे छूट गए हैं, क्या उनको आगे लेकर आया जाएगा? और जो रोहिणी आचार्य इशारा करती हैं कि कट्टर जो लालू यादव के विचारधारा के लोग हैं, कट्टर विचारधारा के लोग, सबसे पहले अगर देखा जाए तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं, आपने देखा होगा अपने पिता और माता को बहुत ज्यादा इज्जत देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उनकी वापसी की बात कर रही हैं? खुद वो भी लगातार बयानबाजी करती रहती है और ऐसा लगता है अपने भाई से बहुत खफा हैं, क्या वो अपनी बात भी करती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में कई तरह से पारिवारिक स्थिति को लेकर भी वो बयानबाजी कर रही हैं क्या? और साथ में जो बड़े नेता पीछे छूट गए हैं या जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर भी तंज कस रही है क्या? ये तमाम सारे प्रश्न जो आने वाले दिनों में जरूर खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि जब कमेटियां भंग हो रही है तो आरजेडी में मुख्य तौर पर कौन से बड़े चेहरे बनेंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होने वाला है। सर, जब तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाते हैं तो लगातार मीडिया के सामने एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जयचंद, और आरजेडी में इन्हीं जयचंदों की वजह से तेजस्वी यादव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आरजेडी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जब मृत्युंजय तिवारी जो एक बड़ा चेहरा, एक ऐसे प्रवक्ता जो आरजेडी को एक मंच पर रखते हैं, वो ये कहते हैं कि दीमक लग चुकी है आरजेडी में, कुछ ऐसे दीमक हैं जो आरजेडी को खा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और तेजस्वी यादव कोई जवाब नहीं देते हैं पलटकर। देखिए नाज़मीन, अगर हम इसको इस तरह से भी देखें कि 5 जुलाई को आई थिंक आरजेडी का जो एक साल पूरा साल होने का जो कार्यक्रम होता है, यानी स्थापना दिवस होता है, वो होता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इस दफा वो 5 को ना मनाकर 1 को मना लिया गया। रीजन क्या था? तेजस्वी यादव बाहर जाने वाले थे। तो जरा सोचिए कि पार्टी का स्थापना दिवस जो एक इमोशन होता है कार्यकर्ताओं के अंदर, उसको आप 4 दिन पहले करा रहे हो क्योंकि आपको बाहर जाना है। तो क्या वो कार्यक्रम जो है डिले नहीं हो सकता था? क्या वो उसका, क्योंकि ये तारीख तो पहले से तय थी, तो ऐसे में क्या अपना जो कार्यक्रम था वो उसके बाद नहीं बना सकते थे? तमाम लोगों ने ये बात की। और साथ में आपने देखा विधानसभा में भी तेजस्वी यादव ना के बराबर दिखाई पड़े। तो इस बात को लेकर भी सवाल उठे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है, तो ऐसे में उनका होना जरूरी था। और यही तमाम बातें निकल कर सामने आती हैं कि क्या आरजेडी के अंदर जो पकड़ होनी चाहिए तेजस्वी यादव की, वो पकड़ लगातार कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि पहले ऋतु जायसवाल जैसा बड़ा नाम जो महिलाओं में काफी लोकप्रिय थी, उनको जो है वो पार्टी छोड़ देती है। फिर मृत्युंजय तिवारी जैसा बड़ा नाम जो 20-22 साल से लगातार एक मुख्य चेहरा बने हुए थे और ब्राह्मण समुदाय से आते थे, एक सवर्ण जाति के अगर तौर पर देखा जाए तो आरजेडी के लिए एक बड़ा नेता के तौर पर वो दिखाई पड़ते थे। लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और कोई टस से मस नहीं होता, तेजस्वी यादव को कोई बयान नहीं आता। तो मिला जुला कर देखा जाता है कि पार्टी जब इस तरह के दौर से गुजरती है तो जो पार्टी का मुखिया होता है उसको मजबूती के साथ में लोगों को थामना होता है। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति उलट दिखाई पड़ती है। इसीलिए शायद ये कमेटियों को जो है उनको भंग कर दिया गया है। अब नए चेहरे वो कौन से होंगे? क्या जो लगातार बातें उठ रही थी कि भाई ऐसे चेहरे होने चाहिए जो पार्टी को आगे लेकर चलें, और जो रोहिणी आचार्य भी कहती हैं कि कट्टर लालूवादी सोच के आदमी होने चाहिए, तो क्या वैसे लोग आएंगे? ये देखना दिलचस्प होने वाला। और साथ में क्या तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को क्या वापस एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि तेज प्रताप तो अलग ही चले गए हैं, तो क्या वापस लाकर उनको कोई बड़ा यहाँ पर जो ओहदा सौंपा जा सकता? तो अभी कई तरह के कयास है, क्योंकि तेज और तेजस्वी के बीच में अभी हाल ही में मुलाकात भी हुई है और इसको इस तरह देखा जा सकता है कि अगर दोनों भाई मिलते हैं तो पार्टी को इससे फायदा होता हुआ
दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी को मजबूत कर सकती है, क्योंकि जो वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आया वो एक साथ आ सकता है। और तेज प्रताप यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या सर तेजस्वी यादव एक्शन लेंगे उन चेहरों पर, जैसे खुद तेज प्रताप यादव संजय यादव का जिक्र करते हैं, इसके अलावा रोहिणी आचार्य संजय यादव पर हमला बोलती हैं, ये तक कहती हैं कि इन लोगों का प्रभाव आरजेडी पर ज्यादा है। ना सिर्फ संजय यादव बल्कि कई और चेहरों का जिक्र किया जाता है पार्टी में जो बैठे तो हैं, लेकिन पार्टी पर प्रभाव इतना ज्यादा है कि परिवार भी कुछ नहीं कर पाता है। तो तेजस्वी यादव छोड़िए, क्या लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा कदम इन बड़े चेहरों पर उठाएंगे? देखिए बिल्कुल, और मृत्युंजय तिवारी की बात करें तो लालू यादव के दौर के वो नेता थे, मजबूत तरीके के नेता थे आरजेडी के, लेकिन जिस तरह से वो गए हैं तो कहीं कोई भी उनको लेकर बड़ी बातचीत नहीं हुई। इक्का दुक्का नेताओं ने बातचीत तो जरूर की, लेकिन देखिए जब बड़े लेवल की लीडरशिप बात करती है तो जाहिर बात है कि अपना मन बदलते हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब जिस तरह से लगातार ये बात चल रही है कि भाई चाहे संजय यादव हो या और तमाम लोग हो जो पार्टी के ऊपर अपना प्रभाव रखे हुए हैं, और तेज प्रताप यादव शुरुआत से इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि कुछ जयचंद ऐसे आ गए हैं जो लगातार पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और यही वजह है कि आरजेडी जो है अब उसका दायरा सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक समय मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, यानी मजबूत लेवल की पार्टी हुआ करती थी, 77-78 सीटें उनके पास होती थी, सबसे अधिक सीटें नजर आती थी अगर बीते चुनाव की बात करें। लेकिन अचानक 25 के बाद में जिस तरह प्रभाव कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि क्या तेजस्वी यादव एक जो कमांड है, एक जो काबू करना चाहिए पार्टी के ऊपर, क्या वो काबू करने में बेअसर हो रहे हैं? क्या लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे? क्योंकि मृत्युंजय तिवारी जैसा नेता अगर पार्टी छोड़कर जाता है तो वाकई में इसका बहुत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और बीजेपी में जाकर वो शामिल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आरजेडी को अब अपने तौर तरीके के ऊपर, अपने काम करने के ऊपर, और खासकर तेजस्वी यादव को तमाम उन नेताओं के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा जो न सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बल्कि पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। तो हो सकता है अगर ये कमेटियां भंग की गई हैं तो यहाँ पर कोई बड़े चेहरे निकलकर सामने आए, ताकि आरजेडी एक बार फिर से खुद को रिस्टैब्लिश करती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल, आरजेडी की तरफ सबकी नजरें होंगी कि अब क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पूरे स्तर पर कमेटी भंग कर दी जाती है, इकाई भंग कर दी जाती है, और कुछ नेताओं का ये कहना है कि ये हर बार किया जाता है और नए सिरे से आरजेडी की शुरुआत की जाती है। लेकिन इस बार ये जो फेरबदल है ये अहम माना जा रहा है, क्योंकि बांकीपुर पर जिस तरह से आरजेडी की हार हुई है, रेखा गुप्ता की जैसे जमानत जब्त हो जाती है, इसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि आरजेडी में विचार करने की जरूरत है। अब देखना होगा, रोहिणी आचार्य ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो कट्टर लालू वादी हैं उन्हें ही जगह मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव क्या फैसला लेंगे ये देखना काफी जरूरी होगा, क्योंकि इसी के बाद तय होगा कि क्या वाकई तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर कुछ सोच रहे हैं या फिर लापरवाही उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।